हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज सलमान गौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम इस चैप्टर के 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम है कि अगर आपने 3 वीडियो जो डल चुकी है वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहले तीनों की तीनों वीडियो देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके बाद इस 4th लेक्चर पर आइए। ठीक है बच्चों, तो हम 4th लेक्चर पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज ओम्स लॉ। सुना हुआ होगा ना आपका। देखिए 10th क्लास की फिजिक्स ओम्स लॉ के बिना कुछ नहीं है, समझ में आ रही है बात। ये क्या है, ये 10th क्लास की फिजिक्स का और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पिलर है ओम्स लॉ। समझ आ गई बात। तो आज इस ओम्स लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, आखिर ओम्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ओम्स लॉ के बिना बिल्कुल अधूरा है। समझ आ गई बात। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मतलब समझिए आप, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मतलब ओम्स लॉ। समझ आ गई बात। तो देखते हैं कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आखिर हमारे लिए इंटरेस्टिंग बनता भी है या नहीं बनता है। चलो मिलकर इस टॉपिक को हम सब इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप मुझे एक बात बताइए, एक होता है इफेक्ट, समझ आ गई बात। एक क्या होता है इफेक्ट और दूसरा होता है कॉज। एक होता है इफेक्ट और दूसरा होता है कॉज। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10th क्लास में अच्छे से मेहनत की, आई बात समझ में। आपने क्या की, आपने 10th क्लास में अच्छे से मेहनत की और आप 10th में 95% मार्क्स लेकर आए। तो ध्यान दीजिएगा, आपने मेहनत की, रिजल्ट क्या आया, आपके 95% मार्क्स आए। समझ आई बात। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है इफेक्ट। इफेक्ट क्या हुआ, आपकी मेहनत का इफेक्ट हुआ कि आप 95% मार्क्स लेकर आए। तो 95% मार्क्स लाना यह है इफेक्ट। और इस इफेक्ट का कारण क्या है, इफेक्ट का कारण क्या है बच्चों, इफेक्ट का कारण है आपकी मेहनत। समझ आई बात। इफेक्ट का कारण क्या है, आपकी मेहनत। तो ये देखते हैं यहां पर, यहां लिख लेते हैं कि इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा कॉज पर। किस पर, इफेक्ट कॉज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। मतलब आपने जितनी ज्यादा मेहनत की होगी उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके। समझ आई बात। जितनी ज्यादा मेहनत उतने ज्यादा मार्क्स। कॉज पर इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ओम्स लॉ भी कुछ इससे जुड़ा हुआ है। ओम्स लॉ की जो कहानी है वो भी इस इफेक्ट और कॉज के गेम से जुड़ी हुई है। तो देखते हैं कि इफेक्ट और कॉज के बारे में हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं। मुझे एक बात बताइए बच्चों, करंट फ्लो करता है, पता है ना मैं, करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करता है। ठीक है, क्यों करता है करंट फ्लो, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, क्यों करता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रही है ना बात। तो अब रिलेट कीजिए मार्क्स को और मेहनत को। मार्क्स क्या है, इफेक्ट, मेहनत क्या है, कॉज। कॉज जितना ज्यादा मार्क्स उतने ज्यादा। ठीक उसी तरह करंट का फ्लो करना, करंट का फ्लो करना क्या है, इफेक्ट, और इस इफेक्ट का कॉज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा। तो इफेक्ट कॉज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, यही तो ओम्स लॉ है बच्चों। समझ आई बात। ओम्स लॉ यही है। क्या है ओम्स लॉ, इफेक्ट जितना ज्यादा, सॉरी कॉज जितना ज्यादा इफेक्ट उतना ही ज्यादा। और अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इफेक्ट क्या है यहां पर, करंट। समझ आई बात। और कॉज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। समझ में आई बात। पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। यही ओम्स लॉ है। क्या है ओम्स लॉ, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। आई होप बच्चों की बहुत अच्छे से आपको ओम्स लॉ समझ आ गया होगा। ठीक है,
तो ओम्स लॉ क्या है ये देखिए, यहाँ पर यही लिखा हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा तो ही ओम्स लॉ वेरीफाई होगा। समझ आ रही है बात? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। समझ, मतलब कंडक्टर के दोनों एंड पर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट भी उतना ही ज्यादा फ्लो होगा, दैट इज ओम्स लॉ, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ आई बच्चों बात कि ओम्स लॉ क्या होता है? चलो जी, फिजिक्स में ओम्स लॉ आया और ओम्स लॉ ने हमें बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। तो हमने लिख दिया कि I directly proportional to V. I means electric current and V represent potential difference. ठीक है, but at constant temperature. कंडीशन है इसके लिए क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ आ गई बात? ठीक है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो I और V के बीच क्या रिलेशन होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा करंट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। चलो ठीक है, ये स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट हमें ओम्स ने दी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। समझ आ गई बात? ओम्स ने क्या दी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा V पर, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस बात की परमिशन हमें मैथमेटिक्स दे रही है। समझ आई बात? और फिजिक्स का काम खत्म हो गया। फिजिक्स ने क्या कहा कि भाई I V पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, मैथमेटिक्स ने कहा कि हाँ ठीक है हम मान रहे हैं, लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस बात की परमिशन हमें मैथमेटिक्स ने दे दी। समझ आ गई ना बात? तो हमने लिख लिया इसे कि V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा I पर। समझ आ गई बात? इसके बाद हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ पुटिंग अ कांस्टेंट, और हमने यहाँ पर क्या कांस्टेंट पुट किया? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पुट किया हमने और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन में बदल दिया। अब R एक कांस्टेंट पुट किया मैंने। अब R क्या है? R है रेजिस्टेंस। एक छोटा सा आइडिया हम रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन छोटा सा लिया है अभी डीपली और ज्यादा पढ़ लेने से। तो खैर अभी ये बात जानते हैं कि हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक क्या पुट किया? एक कांस्टेंट पुट किया जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर हमारे पास फॉर्मूला है। क्या आ गया? V इक्वल टू आई आर। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर मैं I का फॉर्मूला निकालता हूं तो I किसके बराबर हो जाएगा? V डिवाइडेड बाई R। रेजिस्टेंस उधर गया, किसमें? डिवाइड में चला गया। तो I का फॉर्मूला आ गया मेरे पास कि I इक्वल टू होगा V डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहां से एक नई बात का क्या पता चल रहा है कि भाई देख, पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, ये तो मुझे पहले से ही पता है। ठीक है, और एक और बात का पता चला कि रेजिस्टेंस पर करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा, ये भी पहले से ही पता है। आपने कहा कि हमें तो नहीं पता क्या पहले से। भाई हमने फर्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। तो खुद सोचिए आप, रुकावट जितनी ज्यादा होगी फ्लो ऑफ चार्ज उतना ही कम होगा। समझ आई बात? रुकावट ज्यादा, फ्लो ऑफ चार्ज कम, रुकावट कम, फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन देखिए क्या है, ऑब्जर्व कीजिए रिलेशन दोनों के बीच। समझ आई बात? तो फॉर्मूला भी यही कह रहा है क्या कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा रेजिस्टेंस पर। ठीक है बच्चों, तो ओम्स लॉ समझ आता है। ओम्स लॉ क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये टर्म आई रेजिस्टेंस। समझ आई बात? हमने यहां पर क्या कांस्टेंट पुट किया है? रेजिस्टेंस। तो अब इस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाई करते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे हम रेजिस्टेंस के बारे में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन हम उसकी जान चुके हैं कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करे। समझ आई बात? रेजिस्टेंस का मतलब हमने बताया था कि रुकावट जो चार्ज को फ्लो करने से रोके, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं।
क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। किस प्रॉपर्टी को? मटेरियल की, जो चार्ज को फ्लो करने से रोके, जो करंट का अपोज करे। समझ आई बात? तो रेजिस्टेंस की यहां पर यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझ आ गई बच्चों बात? तो यहां से देखिए V इक्वल टू आई आर है ना, V इक्वल टू आई आर। तो अगर यहां से मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेराइव करूं तो क्या आएगा? V डिवाइडेड बाई R, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट। ये आगे रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट देखते हैं, वो क्या होती है? ओम। पढ़ चुके हैं शायद, ये भी फर्स्ट लेक्चर में, हाँ पढ़ चुके हैं बच्चों। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम, ठीक है। समझ आया? चलो आगे चलो। अब हम वही काम करते हैं पुराना, जैसे डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, है ना। तो ऐसे ही डिफाइन 1 ओम, 1 ओम को भी डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला देखिए, 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट, और कितना करंट फ्लो कर रहा हो? 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम के इक्वल होगा। देखिए 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it. समझ आई बात? जब कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट हो, और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस 1 ओम के इक्वल है। ठीक है बच्चों, आई होप कि इतना खेल आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए रेजिस्टेंस, फिर से देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? रुकावट। जब भी कोई चीज चलती है तो रुकावट सामने आती ही आती है। समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चला रहे हैं, तो वहां पर हम चल रहे हैं, हमारे मोशन को कौन सी फोर्स अपोज करती है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स अपोज करेगी? फ्रिक्शन फोर्स। जब भी कोई मोशन होगा, जब भी कोई मूवमेंट होगा, तो वहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा कोई ना कोई फोर्स लगेगी। तो अगर हम मैकेनिक्स में देखते हैं कि जब हम बाइक चलाते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं या हम रनिंग करते हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है ना हम पर, जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। समझ आई बात? तो मैकेनिक्स में फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? रुकावट, मोशन का अपोज करना, मैकेनिक्स में। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में करंट का अपोज करना, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस सिमिलर है किसके? फ्रिक्शन फोर्स के। फ्रिक्शन फोर्स का काम भी है मोशन को अपोज करना, और रेजिस्टेंस का काम है फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करना। समझ आई बात? तो रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। और रेजिस्टेंस का रिलेशन ये देखिए, R इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? तो इसके बाद हम देखते हैं ग्राफ बिटवीन V एंड I। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, कई बार क्वेश्चंस आ जाता है ये कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मुझे बताइए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन क्या है? पता है भाई आपको बहुत अच्छे से? क्या? पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा, करंट उतना ही ज्यादा। मतलब दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, दोस्त है दोनों। समझ आई बात? भाई साफ बात है, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, है ना। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। कॉज जितना ज्यादा होगा, इफेक्ट उसका उतना ही शानदार होगा। तो ठीक उसी तरह करंट के केस में कि कॉज जितना ज्यादा, कॉज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा, इफेक्ट उतना ज्यादा, मतलब करंट उतना ही ज्यादा। तो अगर हमें इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करना हो तो बताइए क्या ग्राफ आएगा? V I पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, तो क्या ग्राफ आता है? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है तो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। यही तो बनाया हुआ है यहाँ पर, देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब I V पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा तो हमने y एक्सिस पर करंट लिया और x एक्सिस पर लिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो आई होप ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। बच्चों इस लेक्चर के साथ
इस चैप्टर के हमने 4 लेक्चर पूरे कर चुके हैं और आप 4 के 4 लेक्चर को अच्छे से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और अगर कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब तक जो हमने पढ़ाए या फिर आप कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चंस नहीं हो रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।